दोस्तों अहमदाबाद यानी कि अपना अहमदाबाद यह गुजरात की फाइनेंशियल यानी कि व्यवसायिक राजधानी है। यह 1960 से लेकर 1970 तक इसकी पॉलिटिकल कैपिटल भी रहा है, परंतु फिर उसके बाद से ही गांधीनगर को गुजरात की राजधानी बना दिया गया है। जनसंख्या के लिहाज से अहमदाबाद भारत का 7वां सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि इसकी आबादी लगभग 80 लाख के आसपास है। दोस्तों अहमदाबाद जो शहर है बड़ा ही खूबसूरत है। यह साबर नदी के तट पर बसा हुआ है। यहीं पर महात्मा गांधी जी का प्रसिद्ध साबरमती आश्रम भी है। तो दोस्तों यह थी इसकी कुछ महत्वपूर्ण आज की जानकारी। आइए अब शुरू करते हैं अहमदाबाद शहर का इतिहास। दोस्तों आज का हमारा अहमदाबाद जिस क्षेत्र में स्थित है, उस क्षेत्र का लिखित इतिहास हमें 11वीं शताब्दी से मिलना शुरू होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस क्षेत्र पे उस समय आशा नाम के एक वीर भील राजा का राज हुआ करता था, जिसका राज्य कच्छ से लेकर तो साबरमती तक फैला हुआ था और उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम आशोवाल या यशोवाल या फिर आशापल्ली हुआ करता था। अब दोस्तों उस समय गुजरात जो प्रदेश आज का है, इस क्षेत्र का जो सबसे ताकतवर सबसे समृद्ध क्षेत्र हुआ करता था वह होता था अनहीवारा यानी कि हमारा पाटन, और यहां पर राज करते थे चालुक्य राजा। और यह राज्य या यह शहर इतना समृद्ध था कि उस समय इस शहर की आबादी 1 लाख हुआ करती थी, यानी कि यह उस समय का मेट्रोपॉलिटन शहर था। बहुत ही शक्तिशाली बहुत ही समृद्ध शहर यह हुआ करता था। अब दोस्तों इसी चालुक्य वंश में एक कर्ण राजा हुए थे, जिन्होंने आशावाल के इस राजा यानी कि आशा भील को हरा दिया और यहाँ पर अपना साम्राज्य कायम किया, यहाँ पर अपना नगर बसाया, यहाँ पे इमारतों मंदिरों का निर्माण करवाया, जिसके प्रमाण हमें आज भी पुरातात्विक उत्खनन के दौरान प्राप्त होते हैं। और उन्हीं राजा कर्ण के ऊपर इस शहर का नाम कर्णावती रखा जाता है। अब आप समझ रहे होंगे जिसकी बात की थी कि शहर का नाम बदला जा रहा है, तो यही इसी कर्णावती के नाम पर इस शहर के नाम बदलने की चर्चा हो रही है। तो दोस्तों कहानी अब आगे बढ़ती है। अब ये जो राजा थे, इनके जो वसल थे यानी कि जो वघेला सरदार हुआ करते थे इस क्षेत्र में, वह भी बड़े शक्तिशाली हुआ करते थे और धीरे धीरे उनकी शक्ति बढ़ती गई और सन 1243 में उन्होंने इस क्षेत्र पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया और इस क्षेत्र पे राज करने लग गए। और दोस्तों फिर इतिहास करवट लेता है, भारत का इतिहास, और यह युग था दिल्ली सल्तनत का। और सन 1297 में अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण करता है गुजरात के ऊपर, तब यहां पर भी एक और कर्ण नाम के वाघेला राजा थे, जिन्हें कर्ण द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है। उनको हराकर इस अहमदाबाद जो क्षेत्र था इस पे अपना कब्जा स्थापित कर लेता है और इसी से जो हमारा अहमदाबाद है यह विदेशी ताकतों के अधीन आ जाता है। तो दोस्तों जैसा कि इतिहास हमें बताता है कि खिलजियों के बाद समय आता है तुगलकों का, यानी कि दिल्ली की सल्तनत अब तुगलकों के कब्जे में थी और वह गुजरात का गवर्नर बना के भेजते हैं जफर खान मुजफ्फर यानी कि मुजफ्फर शाह को सन 1391 में। अब दोस्तों ये जो जफर खान था, इसके जो पूर्वज थे वह हिंदू थे। इसके पिता का नाम सहारन तनका था। यह तनका वंश के थे जो कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी बहन का विवाह दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के साथ भी हुआ था, राजनीतिक गठबंधन को मजबूत करने के लिए। अब दोस्तों ये जो जफर खान रहते हैं यह बड़े महत्वाकांक्षी रहते हैं और दिल्ली सल्तनत से कुछ बदला लेने का भी इनका विचार रहता है। और यह जब देखते हैं कि तुगलक कमजोर हो रहे हैं, तब यह खुद को स्वतंत्र दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं और यहीं से शुरुआत होती है गुजरात सल्तनत की। जी हाँ दोस्तों, यह सन 1407 की घटना थी। और इनके बाद इनके पोते जो कि काफी प्रभावशाली रूलर थे, उनका नाम था अहमद शाह। आपको टोह मिली आज के वर्तमान की। इनका नाम था अहमद शाह और यह कर्णावती शहर का पुनर्निर्माण कराते हैं, यहाँ पे फोर्टिफिकेशन इसका करवाते हैं और यहाँ पर भद्रा किले और माणिक बुर्ज का भी निर्माण कराते हैं सन 1411 में। और जो माणिक बुर्ज है इसका नाम एक संत के नाम पर रखा गया है, ऐसा कहा जाता है। और भद्रा फोर्ट को भद्रा फोर्ट आज इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर माँ भद्रकाली का मंदिर स्थित है। और अहमद शाह अपने नाम के ऊपर इस शहर का नाम अहमदाबाद रखता है, यानी कि जिसे अहमद ने आबाद किया हो। अब अहमद शाह का पोता
महमूद बेगड़ा गद्दी पर बैठता है। यह भी काफी कुशल राजा था। दोस्तों इस गुजरात आप साम्राज्य में देखना जो सल्तनत थी कि इसमें एक पीढ़ी बाद अच्छा राजा आता है, जैसे कि जफर खान का पोता अहमद शाह का पोता महमूद बेगड़ा यानी कि महमूद शाह। तो यह भी अच्छा राजा था। इसने 10 किलोमीटर लंबी किलेबंदी को और मजबूत किया और अच्छा बनवाया, और इसमें तकरीबन 12 दरवाजों का निर्माण कराया, जिनमें से काफी सारे आज भी मौजूद है। इसलिए अहमदाबाद को जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा प्राप्त है इस पुराने शहर को, क्योंकि इसमें जो पुरातात्विक धरोहर मिलती है वो काफी अद्भुत है। इसे दरवाजों वाला शहर भी कहा जाता है। आप जाएंगे अहमदाबाद में तो आपको इनमें से कई सारे दरवाजे आपको देखने को जरूर मिलेंगे। दोस्तों जो अहमदाबाद की लोकेशन थी ना, क्योंकि इसकी जो सूरत जैसे प्रमुख बंदरगाह से जो नजदीकी थी, उसके कारण यह शहर दिनों दिन काफी तरक्की करता गया और संपन्न होता गया। वो समय आ जाता है जब दिल्ली पे मुगलों का शासन स्थापित हो जाता है और जलालुद्दीन अकबर के नेतृत्व में सन 1573 में यहाँ पे गुजरात पे आक्रमण होता है और गुजरात का आखिरी सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय मुगलों के द्वारा पराजित हो जाता है। परंतु वह भी जो मुगलों के जो गद्दार थे यानी कि कुछ तुर्कों और मंगोलों को मिला के पुनः इस टेरिटरी में अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। परंतु अकबर भी अकबर था। वह 1583 में वापस आता है और इस क्षेत्र को वापस मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, और यह फिर काफी लंबे समय तक ही मुगलों का साम्राज्य का एक हिस्सा बना रहता है। दोस्तों फिर इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव तब आता है कि जब आजम खान, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ का गवर्नर बना के आता है। दोस्तों आजम खान के ऊपर बनाया गया वीडियो आप लिंक में देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर आजम खान के बाद बनता है इस क्षेत्र का गवर्नर औरंगजेब। जी हाँ, यह सन 1644 के आसपास का समय है जब औरंगजेब इस क्षेत्र का गवर्नर बनता है, और उसका जो समय था गुजरात का सबसे बुरा समय था। उस समय हिंदू मुस्लिमों के बीच में इतने फसादात हुए जितने इतिहास में आज तक कभी नहीं हुए, क्योंकि औरंगजेब ने इतने सारे हिंदू मंदिरों को तोड़ा था, हिंदुओं पे इतने अत्याचार किए थे। जैसे कि पार्श्वनाथ और चिंतामणि जो मंदिर था उसको भी औरंगजेब ने ध्वस्त कर दिया था। तो दोस्तों वो कहते हैं ना कि रात जितनी अंधियारी हो सुबह उतनी ही उजियारी होती है। तो दक्कन में मराठा साम्राज्य का उदय हो चुका था और सन 1707 में बालाजी विश्वनाथ अपने साथियों के साथ मिलकर गुजरात के इस क्षेत्र पे अपना अधिकार जमाना धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। और सन 1738 में दामाजी गायकवाड़ आधे अहमदाबाद पर अपना कब्जा कर लेते हैं और आधे अहमदाबाद पे मुगल मोमिन खान का राज होता है। इस 1738 से लेकर 1753 तक के कालखंड को मुगल मराठा काल के नाम से जाना जाता है। और फिर दोस्तों सन 1753 के बाद से तो यह पूरा क्षेत्र मराठा साम्राज्य के ही अधीन रहता है सन 1817 तक। और दोस्तों फिर जैसा कि हम जानते हैं कि 1817 के बाद मराठों के किले एक के बाद एक ढहते गए और पूरे भारत पे अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाता है, और गुजरात भी उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, यह भी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। दोस्तों कुछ लोग कहते हैं कि मराठा काल में गुजरात में काफी लूटपाट मचाई थी मराठों ने, परंतु दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि मराठों ने जरूर यहां से धन उपजाया था। जो चौथ वसूल किया करते थे 1/4 वह उन्होंने यहां से जरूर वसूल करा, पर क्या उन्होंने किसी हिंदू को कष्ट पहुंचाया, किसी की जान ली, किसी व्यापारी को मारा? नहीं। क्या उन्होंने कोई मंदिर तोड़ा? नहीं। तो दोस्तों एक राज्य को चलाने के लिए धन की आवश्यकता तो होती है, जो कि गुजरात में प्रचुर मात्रा में था। तो यदि उसका 1/4 मराठा ले भी लेते थे तो वह उसके बदले उन दुष्ट अत्याचारी मुगलों से वह इन्हें प्रोटेक्शन, जान तो बची, मंदिर तो बची, इनका धर्म तो बचा। तो यह थी मराठों की गुजरात को देन। और दोस्तों फिर आप बाद में इतिहास में देखिएगा जो गायकवाड़ यहाँ के राजा थे उन्होंने काफी सारे जनता की भलाई के काम किए। तो यहाँ पे गुजरात का सपूत जिसे हम मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, वह यहाँ पे अपने साबरमती आश्रम का निर्माण करते हैं और यहीं से सन 1930 में दांडी यात्रा करते हैं, जिसे कि नमक सत्याग्रह आंदोलन के तौर से भी हम जानते हैं। तो दोस्तों वहीं हमारे यहाँ मुद्दे पे वापस आते हैं कि मैंने आपको इतिहास बता दिया कि इसका नाम पहले अशोवाल, अशोपल्ली या यशोवाल था, फिर कर्णावती इसका नाम हुआ और अब अहमदाबाद, जिसे गुजराती टोन में अहमदाबाद के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों आप खुद डिसाइड कीजिए कि क्या इस शहर का नाम बदला जाना चाहिए या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है, क्योंकि जो अहमद शाह था वह विदेशी नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि यह तो जो तनखा वंश थे उन्हीं के कन्वर्ट थे, ये जो हिंदू धर्म से ही थे उनसे ही यह गुजरात की सल्तनत आगे बढ़ी।
तो क्या कुछ जरूरी है उनके नाम को बदलना, और अगर जरूरी है तो क्यों? आप विचार कीजिए और आपके विचार हमें कमेंट में भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। तब तक धन्यवाद।